नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। श्रोताओं के द्वारा, दर्शकों के द्वारा अनेक प्रश्न आते रहते हैं। उसमें से ज़्यादातर प्रश्न गुरुकुल शिक्षा के अंतर्गत होते हैं, कोई ये चिकित्सा के अंतर्गत होता है। तो गुरुकुल शिक्षा के अंतर्गत एक प्रश्न जो सामान्य सा है, जो शिविरों में प्रत्यक्ष रूप से भी पूछा जाता है कि कुमारों के लिए निवासीय गुरुकुल समझा जा सकता है, लेकिन लड़कियों को तो अपनी माता से सीखना होता है, घर पे रह के उसकी शिक्षा अच्छे से हो सकती है। तो लड़कियों के लिए यानी कि स्त्रियों के लिए गुरुकुल की या गुरुकुल के निवास की व्यवस्था की क्या आवश्यकता है? क्या कन्याओं के लिए पहले के काल में अस्थाई मानी कि आवागमन वाले गुरुकुल हुआ करते थे या स्थायी निवासीय गुरुकुल हुआ करते थे? और कन्या कुमारों के गुरुकुल एक साथ एक परिसर में हुआ करते थे या अलग हुआ करते थे? और कन्याओं के विषय, कुमारों के विषय माने कि स्त्रियों के विषय और पुरुषों के विषय एक हुआ करते थे या अलग अलग हुआ करते थे? ये बहुत गंभीर और विचारणीय प्रश्न है। विस्तृत भी इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन संक्षिप्त में बात करें तो ऋग्वेद काल से लेके मध्य युग तक कन्याओं के पढ़ाई की व्यवस्था गुरुकुल में, पाठशाला में समान रूप से लड़कों के साथ ही होती थी। उसमें कोई भेदभाव नहीं होता था। हाँ, स्त्री के गुण अलग होते हैं, पुरुष के गुण अलग होते हैं, इस कारण से उसका शरीर रचना अलग होती है, मानस अलग होता है। इस कारण से दोनों के पढ़ने के विषय कुछ कुछ अलग होते थे। दोनों की निवासीय व्यवस्था भी अलग होती थी। दोनों के पढ़ाने वाले आचार्य भी अलग अलग प्रकृति के होते थे। माने कि कुमारों को आचार्य या अधिकतर पुरुष शिक्षक पढ़ाते थे और महिलाओं को आचार्य यानी कि अधिकतर महिला शिक्षिकाएं पढ़ाती थी। महिलाओं को जो भी गुणों की आवश्यकता होती है और महिलाओं में जो भी गुण नैसर्गिक है, उस गुणों को प्रोत्साहन देते हुए, उस गुणों को विकसित करते हुए उसमें पौरुष का गुण भी उतना ही विकसित हो, क्योंकि स्त्री और पुरुष मिलके तो आदर्श मनुष्य का निर्माण होता है। तो ऐसा नहीं था कि स्त्री को केवल घरेलू बातें ही सिखाई जाती थी और पुरुष को केवल और केवल अर्थ उपार्जन की बातें ही सिखाई जाती थी। ये दोनों का समन्वय दोनों गुरुकुल में होता था। दोनों गुरुकुल की व्यवस्था एक हो सकती है, लेकिन निवासीय व्यवस्था परिसर की एकदम भिन्न होती थी, अलग होती थी, थोड़ी दूर होती थी। पढ़ने के लिए और भोजन के लिए कुमार कुमारी साथ में रह सकते हैं, ऐसा भी बताया गया है। लेकिन यदि आपातकालीन स्थिति हुई तो यदि सुविधा है, यदि परिसर में निवास अलग करने की, अध्ययन अलग करने की, भोजन व्यवस्था भी अलग करने की सुविधा है तो अति उत्तम। लेकिन ना हो तो कम से कम निवास व्यवस्था तो पुरुषों की स्त्रियों से माने कि कुमारों और कन्याओं की अलग ही हो। दूसरी बात है कि कन्याओं का अधिकतर शिक्षण महिला शिक्षिकाओं के द्वारा या महिला अध्यापिकाओं के द्वारा या फिर आचार्य के द्वारा ही हो, गुरुमाता के द्वारा ही हो, ऐसा आग्रह रखा जाता। दूसरा, स्त्री के जो नैसर्गिक गुण होते हैं उसका विध्वंस या उसका घात न करते हुए उसमें साहस है, शूरवीरता है, पुरुषार्थ है, इसका उसमें गुण संवर्धन किया जाता। उसी प्रकार पुरुषों में भी उसके पुरुषत्व का ह्रास न हो, उसमें पौरुष का गुण कम न हो, इस प्रकार से उसमें दया, करुणा, प्रेम इत्यादि स्त्री के सामाजिक गुणों का संवर्धन हो, ऐसी व्यवस्था बिठाई गई थी। और इसी आदर्श व्यवस्था के परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ से जो भी ऋषि निकले, क्रमशः एक आश्रम में से बहुत ऋषि निकले पढ़ के, माने कि जो निकले कुमार वो भविष्य में ऋषि बने और उन्होंने स्वयं अपना गुरुकुल स्थापित किया। ऐसे पूरी एक परंपरा सदियों तक चलती रही, क्योंकि दोनों गुरुकुलों में माने कि महिला गुरुकुलों में और कुमारों के गुरुकुलों में, कन्याओं के गुरुकुल में और कुमारों के गुरुकुल में जितना पढ़ाई के ऊपर जोर दिया गया, उतना ही उसके स्वयं के गुणों का संवर्धन हो और ब्रह्मचर्य का अखंड पालन हो, इस प्रकार से किया गया। तो इस अध्ययन
तप और ब्रह्मचर्य के फल स्वरूप हमारे यहाँ ऐसी प्रजा की निर्मित हुई कि उनकी जो प्रजा हुई उसमें क्रमशः उस गुण की वृद्धि होती गई। तो इसी कारण से हमारे यहाँ एक प्रकार की जो अध्ययन प्रक्रिया थी या एक प्रकार की जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी वो क्रमशः शिष्य से गुरु से शिष्य के द्वारा, शिष्य से उसके शिष्य के द्वारा ये क्रमशः बहुत समय तक, वर्षों तक चलती रही। और ये आज के काल में कितनी उपयुक्त है और आज के काल में वो क्या अनुकूल है या नहीं है, इस संदर्भ में हम विचार करें तो आज बहुत ऐसे विषय हैं कि जो पहले के ज़माने में नहीं थे, जैसे कि कंप्यूटर हैं, जैसे कि डिजिटल आज पूरा हो रहा है, तो ये सब सारे विषय हैं। बहुत सारे अन्य विषय भी ऐड होते जा रहे हैं आधुनिक शिक्षा में। तो उसमें कितना कितना किस किस आयु से बच्चों को सिखाना चाहिए उस विषय पे भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। मुख्य बात है महिला शिक्षण की। तो महिला शिक्षण में ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि गुरुकुल में तो क्या भाई लड़कों को जो सिखाते हैं वो लड़कियों को सिखाते होंगे, और दूसरा क्या भाई लड़कियों की शिक्षा तो अधिकतर माता के पास ही अच्छी होती हैं, घर में ही अच्छी होती हैं, तो गुरुकुल में न भेजे तो नहीं चलेगा। तो ये बहुत बड़ा एक यक्ष प्रश्न होता है माता पिता के सामने, क्योंकि जैसे कुमारों को छोड़ सकते हैं ऐसे कि लड़का भले ही जाए, ऐसे ही कन्याओं को छोड़ना थोड़ी माताओं के लिए चिंता का विषय होता है कि कन्याओं की सुरक्षा के लिए वो 100 बार सोचती हैं कि कन्याओं की सुरक्षा वहाँ होगी या नहीं होगी, ये होगा या नहीं होगा, वातावरण कैसा होगा, वहाँ बच्चे की सलामती है या नहीं है, इस विषय में परिवार वाले सोचते हैं और सोचना ही चाहिए। तो पहले गार्गी मैत्रेयी के समय से लेके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कथा हम सुने, उनकी जीवनी देखे, तो तब तक हमारे यहाँ कन्याओं का शिक्षण आवश्यक नहीं अनिवार्य माना गया, और वो भी केवल स्कूली शिक्षा नहीं, मानी कि जो गणित विज्ञान ऐसे विषय हैं वो स्कूली शिक्षा ही नहीं, जीवन विषयक सारे विषय कन्याओं को पढ़ने चाहिए। उल्टा पुरुषों से अधिक भारपूर्वक जोरपूर्वक कन्याओं को पढ़ने चाहिए, क्योंकि उन्हें बड़े होके किसी की पत्नी बनना है, किसी की माता बनना है, पूरे परिवार की धुरी बनना है उसको। तो कन्याओं का शिक्षण आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। तो और कोई युवक गुरुकुल से पास होके निकला, गुरुकुल से पढ़ के निकला, समझ लो यदि कन्याओं के गुरुकुल ही नहीं होंगे, कहीं पर भी नहीं होंगे, तो वो युवक के अनुरूप कन्या कहाँ से मिलेगी। ये भी एक आज के बाद का प्रश्न है कि जब युवक निकलेगा और वो बोलेगा कि मैं किसी की नौकरी नहीं करूँगा, मैं अपना व्यवसाय करूँगा, जो भी जितना भी मिलेगा वो मैं प्रामाणिकता से काम करूँगा, मैं कसर से घर चलाने का प्रयास करूँगा, मैं लोभ लालच नहीं रखूँगा, मैं रिश्वत नहीं लूँगा, मैं घूस नहीं लूँगा, मैं काम चोरी नहीं करूँगा, मैं सादगी से जीवन व्यतीत करूँगा, ऐसा संकल्प लेके गुरुकुल का युवान बाहर आता है। मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार कमाऊँगा और उससे जो भी अधिक होगा मैं गुरुकुल जैसी संस्थाओं को गुरु दक्षिणा के रूप में दूंगा, ऐसा पवित्र संकल्प करके कोई युवक बाहर आता है, तो उसको उसके विचारों के अनुरूप पात्र कहाँ से मिलेगा। और ये परंपरा यदि हमें आगे ले जानी ही है तो गृहस्थाश्रम को मजबूत करना पड़ेगा, और गृहस्थाश्रम तभी मजबूत होगा जो पुरुष और स्त्री एक विचार वाले मिलेंगे, उनका विवाह होगा। तो ये भी समाज का दायित्व बनता है कि एक कुमारों तैयार करे, कोई भी गुरुकुल कुमार तैयार करे, तो सामने ही उतनी ही संख्या की कन्याओं वाला गुरुकुल भी समाज में बनना ही चाहिए। जैसे कि वर्तमान शिक्षा में भी, आधुनिक शिक्षा में भी भार दिया जा रहा है कि कन्याओं को पढ़ाओ, कन्याओं को पढ़ाओ, कन्याओं को पढ़ाओ, लेकिन उस पढ़ाई की जितनी आवश्यकता है उससे कई गुना अधिक आवश्यकता गुरुकुल शिक्षा की है। क्योंकि गुरुकुल शिक्षा में न केवल अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान या आधुनिक शिक्षा के विषय सिखाए जाते हैं, स्त्री में स्त्री के गुणों का संवर्धन हो और पुरुष में पुरुष के गुणों का विकास हो, ऐसे गुण सिखाए जाते हैं। तो जो स्त्रियों का धर्म है, पुरुषों का कर्तव्य है, वो दोनों साथ में मिलके एक उत्तम आदर्श समाज का भविष्य में निर्माण हो, उसकी अभी से हम योजना करें। इसीलिए कन्याओं और कुमारों दोनों के गुरुकुल होने चाहिए। अब व्यवस्था के अनुसार अलग अलग करें, साथ में करें,
वो उसके विषय में हम व्यवस्था संदर्भ में आगे चर्चा करेंगे। भविष्य में भी आपके द्वारा ऐसे प्रश्न आवकार्य हैं तो आप ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। हम आपके उत्तर हमारी योग्यता के अनुसार, हमारे ज्ञान के अनुसार अवश्य देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।